माय डियर ऑडियंस, कैसे हो आप लोग। आज की जो वीडियो है उसमें हम लीगल सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। और लीगल सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे जो आप लोगों को इंट्रोडक्शन के टाइम पर कंसिडर करनी चाहिए। ओके, सो आते हैं इस पर। तो लीगल सब्जेक्ट में आज हम देखेंगे टॉर्ट, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट के चीज़ों को इंट्रोडक्शन के फॉर्म में देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैंने आईपीसी इंट्रोडक्शन लिखा है, बट आज हम स्पेसिफिकली कुछ टर्म्स को देखेंगे। वैसे तो ऑलरेडी मैंने आपको टर्म्स के लिए काफ़ी सारी 2 वीडियोस आ चुकी हैं जिसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे जो टर्म्स हैं उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। बट आज हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा टर्म्स को देखेंगे जो कि आप थ्रू आउट और एंट्रेंस एग्जाम आप इन टर्म्स को ज़रूर से देखोगे, कहीं ना कहीं आपको मिलते ही रहेंगे। तो जो आज टर्म्स में डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपका, एक हम क्राइम को देखेंगे, देन हम ऑफेंसेस को देखेंगे, प्रोसीजरल लॉ और सब्सटैंटिव लॉ में डिफरेंस देखेंगे, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। जब भी आप पढ़ोगे तो आपको ये पता होने चाहिए, जैसे कि आपका बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस किस टाइप के होते हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, और हम देखेंगे कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए वीडियो में आगे फर्दर मूव करते हैं और देखते हैं सब चीज़ों को। तो सबसे पहले क्राइम की डेफिनेशन को देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैंने ऑस्टिन की डेफिनेशन ली है। जब भी आप एंट्रेंस लेवल पर प्रिपेयर करते हो तो कुछ ऐसी डेफिनेशंस होती है जो आपको ऑथेंटिक ही पढ़नी चाहिए। जैसे कि आज मैंने आपको एक छोटी सी डेफिनेशन कुछ एक सेंटेंस की है जिसमें ऑस्टिन की डेफिनेशन है, वो क्या समझते हैं क्राइम को, वो देखते हैं। फर्दर जब आप अपनी फैकल्टी में एंटर करोगे वहाँ पर आपको हर एक थिंकर को बहुत ही अच्छे से, हर एक स्कॉलर को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बट एट योर इनिशियल स्टेज आपको यहाँ पर इतना ही पढ़ना है जितना आप लोगों का एंट्रेंस निकल जाए। ओके, सो अगर हम क्राइम की डेफिनेशन ऑस्टिन के वर्ड से देखें तो है क्राइम वो क्या बताते हैं जब वो क्राइम को डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन। अब यहाँ पर 2 वर्ड है, एक एक्ट और एक ओमिशन है। जब भी आप पढ़ोगे तो आपको एक्ट और ओमिशन दोनों या फिर तो इंटरचेंजेबली यूज किए जाएंगे या फिर तो इन लोगों को साइमल्टेनियसली भी यूज किया जाता है। तो अगर हम एक्ट और ओमिशन का डिफरेंस देखते हैं तो एक्ट क्या होता है। एक्ट मतलब होता है कि आप कुछ कर रहे हो, आप कोई काम, जब भी आप कुछ करते हो तो एक्ट। और ओमिशन क्या होता है। ओमिशन मतलब आपको कोई काम करना चाहिए बट आपने वो काम नहीं किया। लेट्स सपोज कि कोई बहुत ही प्यासा इंसान है, उसको बहुत ही पानी पीना है, ठीक है, बट आप उसको पानी नहीं दे रहे हो और आपको पता है कि अगर उसने पानी नहीं पिया तो उसकी डेथ हो सकती है, उस स्टेज पर है वो इंसान, फिर भी आपने उसको पानी नहीं दिया। तो यहाँ पर आपकी कोई ड्यूटी नहीं बनती उसको पानी देने की, बट ये एक टाइप की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आपको देना चाहिए उसको पानी। अगर आप उसको नहीं दोगे तो आपने कोई क्राइम नहीं किया है, बट आपने एक तरीके से कुछ किसी के इंसान के सामने कुछ गलत कर दिया है कि यार आपको उसको देना चाहिए बट आपने नहीं दिया, इससे वो मर गया, तो वो बहुत बड़ा स्टेज हो जाता है। ठीक है, तो वो होता है ओमिशन। मतलब एक चीज़ आपको करनी चाहिए, जो आपका एक्ट है उसे करना चाहिए बट आपने उसको परफॉर्म नहीं किया, वो आपका ओमिशन हो जाता है। तो अगर हम कोई भी एक्ट या ओमिशन जो कि लॉ में अगर आपने किया है और वो क्राइम के सिचुएशन में कब आएगा, जब वो पनिशेबल होगा बाय द लॉ। बस इतनी सिंपल सी बात समझो कि कोई भी एक्ट और ओमिशन जिसको हम पनिश कर सकते हैं लॉ के अंडर, वो आपकी क्राइम होती है। ये ऑस्टिन की आपके लेवल पर एक छोटी सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है आपका ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है। ऑफेंस भी कुछ टाइप में आपको क्राइम की तरह ही दिखेगा, बट ऑफेंस क्या है। ऑफेंस इज डिफाइंड एज एन एक्ट पनिशेबल अंडर द इंडियन पिनल कोड। जब भी आप आईपीसी की बेर एक्ट को खोलोगे ना तो उसमें आपको क्राइम मुश्किल से 4 या 5 बार वर्ड यूज किया हुआ मिलेगा, बट ऑफेंस आपको इतनी ज़्यादा बार मिलेगा क्योंकि हम लोग क्राइम से ज़्यादा ऑफेंस पर जोर देते हैं। ठीक है, तो आपके इंडियन पिनल कोड में ऑफेंस वर्ड का बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको यूसेज में लिया गया है। तो आप ऑफेंस का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ पनिशेबल है आपके इंडियन पिनल कोड में उसको आप ऑफेंस बोलोगे। बहुत सिंपल, बहुत ही सीधी सी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है। देखो जब भी आप पढ़ोगे ना तो प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव लॉ में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। वैसे तो कुछ नाम से आपको पता चल रहा होगा कि प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है। तो एक बार फटाफट डेफिनेशन को पढ़ते हैं और देन हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है। और उसके आगे मैंने फिर कुछ एग्जाम्पल्स को भी लिया है तो वो भी देखेंगे। तो प्रोसीजरल लॉ की एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैंने क्या लिखा, प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। अ प्रोसीजरल लॉ प्रिस्क्राइब्स द प्रोसीजर। सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसको देख लो, प्रोसीजर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ सब्सटैंटिव लॉ। सब्सटैंटिव लॉ को इन्फोर्स करने के प्रोसीजर को हम कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। अब यहाँ पे सब्सटैंटिव लॉ आ गया, तो सब्सटैंटिव लॉ को समझने के लिए उसकी नीचे डेफिनेशन को देखते हैं। उसके बाद सब्सटैंटिव लॉ डिटरमाइंस द राइट्स एंड द ऑब्लिगेशन। जो आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन यहाँ पर वो डिस्क्राइब किया जाता है ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एज ए सोसाइटी के मेंबर होने के ऊपर, तो वहाँ पर आपका सब्सटैंटिव लॉ आता है। अब आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ आ ही गया होगा कि प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है, बट हम इसको और भी अच्छे से समझते हैं। प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। प्रोसीजरल लॉ
आपको प्रोसीजर बताता है कि अगर आपको कोर्ट में केस करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, आप कैसे कोर्ट में केस करोगे। सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है कि डायरेक्ट अगर आपकी कोई राइट है, कोई ड्यूटी है, आपने उसको नहीं परफॉर्म किया तो उस सिचुएशन पे क्या होने वाला है, डायरेक्ट इंस्टेंट, अब वो बताता है। ठीक है, अगर आप प्रोसीजरल लॉ में जाओगे तो यहाँ पर एग्जांपल में अगर हम देखें तो मैंने सिविल प्रोसीजरल कोड लिखा है, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड लिखा है। अगर आपको सिविल मैटर्स में जाना है तो आप सीपीसी में जाओगे, और अगर आपको क्रिमिनल मैटर्स में जाना है तो आप सीआरपीसी में जाओगे। ठीक है, सो यही बेसिक आप जो प्रोसीजरल लॉ जिसे कहते हैं वो यही होता है। ओके, नेक्स्ट आता है सब्सटैंटिव। सब्सटैंटिव मतलब जहाँ पर आपको इंस्टेंटली सब कुछ बता रखा है कि आपके राइट्स हैं, आपके ऑब्लिगेशंस हैं, आपको ये करना है, आपको नहीं करना है, वो चीज़ें यहाँ पर बता रखी है, तो आपको सब्सटैंटिव लॉ गया। सब्सटैंटिव मतलब सब्सटैंस में बात करता है, एकदम सीधे बात करता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, इंडियन पिनल कोड जिसको हम आईपीसी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपका आईसीए, मतलब इसको कॉन्ट्रैक्ट ही बोलते हैं नॉर्मल वर्ड्स में। तो ये हो गया आपका प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव लॉ का मतलब। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अभी हमने यहाँ पर सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बारे में बात की। नेक्स्ट अब देखते हैं सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ होता क्या है। वैसे तो मैंने इसका पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छा वीडियो आपको ऑलरेडी दे दिया है, बट अब हम इसको एक बार और क्योंकि अब वर्ड आ ही गया तो एक्सप्लेनेशन में भी देख लेते हैं। सिविल लॉ की डेफिनेशन देखें तो सिविल लॉ इज अ सेट ऑफ लॉज, मतलब कुछ सेट ऑफ लॉ है डीलिंग विद द सिविल इशूज, डिस्प्यूट बिटवीन एंड और अमंग द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल एक ऐसा वर्ड है जहां पर आपको पकड़ के बैठना है, इंडिविजुअल। यहाँ पर अगर कोई रॉन्ग होता है ना, कोई गलत होता है, तो उससे एक इंडिविजुअल इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, वो होगा आपका सिविल लॉ। सिविल लॉ मतलब प्राइवेट लॉ की तरह आप देख सकते हो कि मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं इफेक्ट हो रही हूँ। ठीक है, वो आपका सिविल लॉ हो जाता है। अब सिविल लॉ में जब कोई केस होता है, कोई सूट फाइल किया जाता है, तो वहाँ पर आप लोगों को प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, जिसके साथ हुआ होता है, जो प्लेन फाइल करता है, जो केस फाइल करता है, वो होता है प्लेंटिफ, और जिसने किया होता है, फिर जिसके अगेंस्ट में कोई ऑब्लिगेशन लगाई जाती है, फिर जिसके अगेंस्ट में कुछ बोला जाता है, वो होता है डिफेंडेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको मारा तो आप हो गए प्लेंटिफ क्योंकि आपको चोट लगी है, मैंने आपको मारा तो मैं हो गई डिफेंडेंट। ठीक है, तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट आपके सिविल लॉज में होते हैं। और अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हो तो क्रिमिनल लॉ इज सेट ऑफ लॉज डीलिंग विद द क्राइम्स, और आपके आईपीसी की इन जनरल यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, डील करता है क्राइम्स पे। अब यहाँ पर ये होना चाहिए अगेंस्ट एट लार्ज सोसाइटी, सोसाइटी पूरी सोसाइटी से इफेक्ट होने वाली है अगर हम देखें तो। ठीक है, पूरी सोसाइटी इफेक्ट होने वाली है इससे, तो ये आपको होल वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ होता है कि अगर क्रिमिनल लॉ में आपको पूरी सोसाइटी में इफेक्ट होता है। ठीक है, वो हो गया। जैसे कि अगर कहीं मर्डर होता है, तो मर्डर जब कहीं होता है तो पूरी सोसाइटी में इस बारे में बात फैल जाती है, पूरी सोसाइटी से कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, पूरी सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये डर होता है कि नेक्स्ट तो मैं नहीं, तो वो चीज़ें होती हैं आपकी क्रिमिनल लॉ में। राइट, अगर हम क्रिमिनल लॉ में जो केसेस देखते हैं तो वो किसके अगेंस्ट होता है, वहाँ पर क्या बोला जाता है, जैसे यहाँ पर प्लेंटिफ और डिपेंडेंट है, वैसे यहाँ पर क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर स्टेट होता है और एक होता है अक्यूज्ड। स्टेट इन जनरल आपका विक्टिम होता है जिसके साथ हुआ होता है, और अक्यूज्ड जिसने वो किया होता है। तो अगर हम बात करते हैं प्रॉपर जनरल मैनर में, तो सिविल लॉ में जो प्लेंटिफ होता है वो आपके क्रिमिनल लॉ में स्टेट या फिर विक्टिम होता है। यहाँ पर स्टेट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप क्रिमिनल लॉ में जाते हो तो स्टेट आपके साइड से आपके बिहाफ पे लड़ाई लड़ता है। ठीक है, कोर्ट में, तो वो चीज़ हो गई यहाँ पर। और एक्यूज्ड आपको पता है वहाँ पर डिफेंडेंट है, यहाँ पर एक्यूज्ड है। राइट, नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट है आपका बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। नेक्स्ट है आपका बेलेबल एंड यहाँ पर है नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। बेलेबल ऑफेंस आर ऑफेंसेस ऑफ लेस सीरियस नेचर, जहाँ पर लेस सीरियस नेचर के होते हैं, मतलब ज़्यादा उसमें कुछ इफेक्ट नहीं हो जाता, बट वो बेलेबल होते हैं, वहाँ पर लेस सीरियस इफेक्ट होता है। एंड इन दीज केसेस एन एक्यूज्ड हैव राइट टू गेट बेल, हैज़ राइट टू गेट बेल, मतलब वो आराम से उसको बेल मिल जाती है। अगर आपको बेल आराम से मिल जा रही है तो और क्योंकि आपने ज़्यादा कोई सीरियस ऑफेंस नहीं किया तो वो बेलेबल ऑफेंस हो गया। ठीक है, और वहाँ पे आराम से आपको बेल मिल जाती है। और अगर हम नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करें तो जो आपका नेचर है, जो आपने क्राइम किया, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस नेचर का है और आपको ईजिली बेल नहीं मिलती, आपको बेल ग्रांट करने के लिए कोर्ट के पास जाना पड़ता है। तो वही चीज़ लिखी है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, इट इज़ सेट अप टू द कोर्ट के पास होता है डिसीजन वेदर कि बेल आपको ग्रांट की जाएगी कि और नहीं। अगर ग्रांट होगी तब भी आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, और अगर नहीं होती तब भी आपको कोर्ट ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आपको बेल ग्रांट करता है।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आज भी आप सीआरपीसी वाले सेक्शन में जाओगे, मतलब अभी तो आपको सीआरपीसी नहीं पढ़ना है, बट स्टिल ये जो टर्म्स हैं ये आपको पता होना चाहिए एट योर एंट्रेंस एग्जाम और आपके इनिशियल स्टेज पर। ओके, अगर हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करते हैं तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को देखते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन क्या है? आर ऑफेंसेस, वो ऑफेंसेस होते हैं फॉर विच द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। विदाउट वारंट अगर आपको अरेस्ट कर लिया जा रहा है, मतलब आपने सीरियस नेचर का कोई क्राइम किया है, अब आपको वारंट की जरूरत नहीं है, हम घर जाएंगे उठा लेंगे, सीरियस नेचर का है, विदाउट वारंट। याद रखना, कॉग्निजेबल मतलब विदाउट वारंट, और नॉन कॉग्निजेबल मतलब कि आपको वारंट के साथ ही आपको उठाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या, नो अथॉरिटी टू अरेस्ट एन ऑफेंडर विदाउट वारंट, मतलब आप लोगों के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप बिना वारंट के उस ऑफेंडर को पकड़ पाओ। आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप बिना वारंट के उस ऑफेंडर को पकड़ पाओ, तो आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। राइट, नेक्स्ट जो वर्ड है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। अगेन ये भी दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए। कंपाउंडेबल ऑफेंस अगर मैं आपको नॉर्मल सेंस में बताऊं तो कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है कि कोर्ट के बाहर जो सेटलमेंट कर ली जाती है, अगर कुछ होता है, अगर आप और मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो हम कोर्ट के बाहर जो सेटल कर लेते हैं वो होता है कंपाउंडेबल ऑफेंस। ठीक है, और जो चीज़ नहीं सेटल की जाती कोर्ट के बाहर वो होता है आपका नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। सिंपल से टर्म एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन को, क्या लिखा है मैंने। सो कंपाउंडेबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पर आप देख लो कि अगर जो पनिशमेंट है उसमें आपको इम्प्रिजनमेंट होती है, मतलब जेल हो सकती है, जिसमें आपको 2 साल की या फिर उससे कम, या फिर आपको मतलब 2 साल या 2 साल तक की कम की सजा मिलती है। और ये सेक्शन अगर आप सीआरपीसी सेक्शन 320 को पढ़ोगे तो आपको कंपाउंडेबल ऑफेंस की डेफिनेशन वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर एज ऑफेंस अदर देन मेंशन इन सेक्शन 320, मतलब और जो सेक्शन है उसके अलावा, मतलब इतनी इन डेप्थ में मत जाओ, सेक्शंस मैंने वैसे बता दिए बट सेक्शन ऐसा इतनी इंपॉर्टेंस में नहीं है। बस आप ये समझो कि कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है। अगर हम नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की बात देखते हैं, देखो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होते हैं? अ कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड केस कंपाउंडेबल ऑफेंस। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो कंपाउंडेबल ऑफेंस हो जाएगा। बट नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में क्या होता है कि कोई भी पार्टी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं होती है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, अगर आपने नहीं किया तो वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। ओके, सो होप आप लोगों को ये वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें मिली होंगी, पता चली होंगी, नए टर्म्स पता चले होंगे जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय गाइस। और नेक्स्ट जो है हम थोड़ा इंट्रोडक्शन की तरफ चलेंगे कि लीगल में जो आईपीसी है, टॉर्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, फैमिली लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ों का एक इंट्रोडक्शन लेसन आने वाला है। तो यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स को देख लिया जो कि आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं टिल योर एंट्रेंस एग्जाम, और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इन सबको आपको समझना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो मिलते हैं और किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय गाइस। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगर आप लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो जितनी भी वीडियोस आए आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए। और ये जितनी भी पीडीएफ्स हैं, जितनी भी वीडियोस मैं आपको बना के देती हूँ, सबकी पीडीएफ जो है वो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर आप उसको ज्वाइन करो। मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक। सो गो एंड ज्वाइन दैट। और फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।